ये जो सेट है एडोटेरिया का है, ये 72वीं बीपीएससी पीटी के प्रैक्टिस सेट है। इसका वॉल्यूम जो 1 आया हुआ है, इसमें 10 सेट है, उसका हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जो आज का हमारा सेट है, ये पहला सेट है। तो चलिए आज का पहला सेट हम शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षवर्धन के बारे में जानकारी निम्नलिखित में कौन से स्रोत है। यानी कि हर्षवर्धन के बारे में जानकारी कौन से स्रोत से मिलता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो संस्कृत नाटक रत्नावली, इससे हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलता है। बिल्कुल सही बात है, मिलता है। देखिए ये हर्षवर्धन के द्वारा 3 पुस्तक लिखा गया था। एक था रत्नावली, दूसरा है प्रियदर्शिका और तीसरा है नागानंद। ये पुस्तक है जो हर्षवर्धन खुद अपने समय में अपने राज दरबार के बारे में लिखे थे, तो इससे मिलता है। फाहियान का यात्रा वृत्तांत, देखिए फाहियान किसके समय में आया था, तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा तीसरा है कि बासखेरा शिलालेख, बिल्कुल सही है। बासखेरा शिलालेख है जो इससे हर्षवर्धन के शासन के बारे में जानकारी मिलता है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, तो ये हो जाएगा सी नंबर 1 और 3 इसके बारे में, यानी कि सांस्कृतिक नाटक रत्नावली और बासखेरा शिलालेख अभिलेख से हर्षवर्धन के शासन के बारे में जानकारी मिलता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है। देखिए इसमें 4 पुस्तक दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि कौन सा जैन साहित्य का हिस्सा नहीं था, तो ये था थेरी गाथा। थेरी गाथा है जो बौद्ध साहित्य है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है। कि भारत में स्थित कौन सा हड़प्पा स्थल है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये देखिए उमड़ी कहाँ है, तो उमड़ी पाकिस्तान में पड़ता है। वहीं मिताथल कहाँ है, तो ये हरियाणा में पड़ता है, तो ये भारत में हो जाएगा। तो ये कहाँ, भारत में हो जाएगा। बनावली कहाँ है, तो ये भी जानते हैं कि ये हरियाणा में पड़ता है, भारत में ये भी है। वहीं हड़प्पा कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में पड़ता है, तो ये नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 और 3 है जो ये भारत में पड़ता है। मिताथल और बनावली ये दोनों कहाँ पड़ता है, भारत के हरियाणा में पड़ता है। वहीं उमरी और हड़प्पा है जो पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। निम्नलिखित में किसने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी। तो कलचुरी राजवंश की स्थापना है जो कोकलक प्रथम है, इसके द्वारा कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी। ये कलचुरी राजवंश है जो वर्तमान मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में शासन करता है। चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हुआ था। यानी कि किस संगति में बौद्ध धर्म है जो 2 भाग में विभाजित हो गया था। तो अब जानते हैं कि चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था वो हुआ था प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, और इसी में बौद्ध धर्म है जो 2 भाग में टूट गया था, हीनयान और महायान भाग में टूट गया था। और ये चौथी बौद्ध संगति है वो कनिष्क के समय हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन ग्राम में हुआ था। और इसके अध्यक्षता कौन किए थे, तो जो इसके वसुमित्र थे जो इसका अध्यक्ष थे, जबकि अश्वघोष है जो इसका उपाध्यक्षता किए थे। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने तबकात ए नासरी पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित की थी। तो मिन्हाजुद्दीन सिराज है जिसके जो तबकात ए नासरी पुस्तक लिखा था वो किस सुल्तान को समर्पित किया था, ये था नसीरुद्दीन महमूद के समय। ये उसी के काजी था। जो नसरुद्दीन मोहम्मद है इसके शासन काल में मिन्हाजुद्दीन सिराज है वो काजी यानी कि न्यायाधीश पद पर रहता है। और मिन्हाजुद्दीन महमूद निजामुद्दीन महमूद जो राजा है उसके उसके मतलब कि प्रशंसा में तबकात ए नासरी नामक पुस्तक है जो मिन्हाजुद्दीन सिराज के द्वारा लिखा जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि प्रदान की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी है जो रामचंद्र देव, ये रामचंद्र देव है देवगिरी के शासक है, जो वर्तमान महाराष्ट्र है उस क्षेत्र में देवगिरी है, वहीं पे शासन करते हैं रामचंद्र देव। और जब अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति और रामचंद्र देव के जब भिड़ंत होती है तो रामचंद्र देव एक छोटे क्षेत्र का शासक होते हुए भी बड़ी साहस से लड़ते हैं। यही देखते हुए और अपने आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, ये युद्ध मतलब एक राजा की भांति लड़ते हैं। यही देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी है जो बाद में उनका शासन क्षेत्र भी लौटा देता है और राय रायन की उपाधि प्रदान करता है। ये कौन हो जाएगा, ये रामचंद्र देव हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मध्यकाल भारत के ऐतिहासिक स्रोत में चकला शब्द का प्रयोग किया जाता था। देखिए चकला शब्द है जो एक प्रशासनिक शब्द है, ये किया गया था जहांगीर के शासनकाल में। एक प्रशासनिक शब्द है और इसका अर्थ होता है सूबा को परगना के बीच एक क्षेत्रीय इकाई थी लेकिन सरकार का पर्यवाची नहीं थी। ये प्रशासनिक इकाई है चकला शब्द, ये जहांगीर के समय में शासन में प्रयोग किया जाता था। आइए नेक्स्ट देखिए 9 नंबर है कि मुगल काल में मुहतखीव
कौन था? तो मुहत्तखीफ कौन था? तो ये आचरण प्रमाण पत्र देने वाला जो अधिकारी था, इनके आचरण से संबंधित जो अधिकारी था, उसका नाम क्या था? तो मुहत्तखीफ था। मुहत्तखीफ था, मुहतसिब था। ये किसके समय में था? तो ये मुगल काल में मुहतसिब है, जो आचरण संबंधी प्रमाण पत्र देने वाला ये अधिकारी था। आइए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार, कृष्ण और विष्णु के अवतार के रूप में माना जाता है? तो ये चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण और विष्णु के अवतार के रूप में माना जाता है। आइए नेक्स्ट 11 नंबर, 1920 की खिलाफत समिति की बैठक किस शहर में आयोजित हुई थी, जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया था? पूछ रहा है कि 1920 में जो खिलाफत समिति की बैठक है किस शहर में हुआ था, जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया था? ये कहाँ हुआ था? 1920 के जो खिलाफत समिति की बैठक है वो इलाहाबाद में 1920 में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास की घटनाओं का सही कालानुक्रम इंगित करता है? यानी कि सही कालानुक्रम कौन सा इंगित करता है, यानी कि समय पीरियड के अनुसार इसको सजाना है। देखिए, मार्लो मिंटो हो जाएगा 1919, गांधी इरविन समझौता 1931, अगस्त प्रसाद हो जाएगा 1940, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा 1919। इस प्रकार से ये कौन सा हो जाएगा? तो ये सी नंबर हो जाएगा। देखिए, मार्लो मिंटो सुधार कब आया था? तो 1919 में आया था। जालियांवाला बाग हो जाएगा, पहले आया था मार्लो मिंटो, इसी के कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके बाद हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, लास्ट में हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव। इसका हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा 1940 में, इसका सी आंसर हो जाएगा। कहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम के रूप में व्यवस्थित करें। कालानुक्रम में किसको व्यवस्थित करना है? फॉरवर्ड ब्लॉक आप जानते हैं कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। अगस्त प्रस्ताव अभी हम जिक्र कर रहे थे कि 1940 में लेन लिथो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। आजाद हिंद फौज का गठन है जो 1942 में किया गया था। और मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस है जो 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। पहले 1 4 2 3। आइए 14 नंबर, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को निम्नलिखित में एक आदेश पारित करके अवैध घोषित कर दिया गया था। देखिए, जब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, 1930 से लेकर के 34 तक चलता है, बीच में एक बार स्थगित किया जाता है, तो उस समय पूछा जा रहा है कि कांग्रेस को एक किस प्रकार से, किस अधिनियम के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था? तो ये आया था राज्य जो उस समय गवर्नर था, यानी कि उस समय जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है जो वायसराय को हुआ करता था, और वायसराय ने अवैध संघ अध्यादेश जारी करके, यानी कि कांग्रेस को अवैध संघ घोषित कर दिया था। एक अध्यादेश ऑर्डिनेंस लाया गया था अवैध संघ अध्यादेश नाम से, और कांग्रेस को इसी अधिनियम के तहत इसे अवैध घोषित कर दिया गया था। इसी अवैध संघ अध्यादेश को गैर कानूनी संघ अध्यादेश भी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आइए 15 नंबर, ब्रिटिश भारत में अकाल के संबंध में सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो क्या अकाल के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो एस्ट्रेची आयोग है, यह 1880 में गठन किया गया था। वहीं लॉयल आयोग है जो 1897 में, ये भी अकाल से संबंधित है। मैकडोनाल्ड आयोग है, ये 1900 में अकाल से संबंध में ही गठन किया गया था। इसका हो जाएगा तीनों के तीनों सही है, डी नंबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखिए 16 नंबर है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है जो मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था। एक के हो जाएगा डी नंबर, यानी कि एक क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पूछ रहा है कि कौन सुमेलित है, पहला गलत हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध है जो श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? सही है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है जो मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो केवल एक हो जाएगा, केवल एक, यानी कि केवल 2 नंबर है जो स्टेटमेंट सही है। तो इसमें कौन सा सही है? तो केवल एक स्टेटमेंट सही है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, क्रांतिकारी गतिविधियों के संबंध में समाचार पत्र की गलत पहचान की जोड़ी पहचान करें। जमींदार है जो जफर अली खान के द्वारा चलाया गया था, बिल्कुल सही है। भवानी मंदिर जो पुस्तक है या पत्रिका है जो बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा है, बिल्कुल सही है। फ्री हिंदुस्तान है जो तारकनाथ दास के द्वारा ये पत्रिका चलाई गई थी। संध्या है जो सचिंद्र नाथ सन्याल नहीं है, गलत हो जाएगा। संध्या किसके द्वारा चलाया गया था? तब ब्रह्मानंद उपाध्याय के द्वारा संध्या चलाया गया था, ये गलत हो जाएगा। ब्रह्मानंद उपाध्याय संध्या का प्रकाशन किए थे। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर, लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड मेयो के बारे में हमें विचार करना है।
लॉर्ड मेयो भारत में 5वें वायसराय थे। देखिए वायसराय के तौर पर लॉर्ड मेयो है जो चौथा था, न कि 5वां। तो ये गलत हो जाएगा, ये चौथा था। अब जानते हैं कि 1857 के विद्रोह हुआ था और 1858 के जो अधिनियम आया था तो उस समय वायसराय पद का सृजन किया गया था, यानी कि जो गवर्नर जनरल होता था उसी के नाम को वायसराय कर दिया गया था। तो वायसराय के तौर पर लॉर्ड मेयो है ये चौथा वायसराय था भारत में। तो ये पहला हो जाएगा गलत स्टेटमेंट। दूसरा कि भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान की गई थी। बिल्कुल सही है कि 1872 में पहली बार जो जनगणना है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही की गई थी। ये सही हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या सा स्टेटमेंट है इसके बारे में। आगे है कि उसकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी और उन्हें आयरलैंड में दफना दिया गया था। ये बिल्कुल सही है। ये अंडमान निकोबार द्वीप जब विजिट कर रहे थे तो एक अफगानी क्रांतिकारी था, उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। चलिए नेक्स्ट है कि लॉर्ड मेयो 1869 से 72 तक भारत में वायसराय थे। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 2, 3, 4, क्योंकि 1 नंबर जो स्टेटमेंट था वो गलत था। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि सुमेलित करने के लिए कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है जो सरोजिनी नायडू थी। ये 1925 में जो कानपुर अधिवेशन है वहां पर पहली अध्यक्षता करती हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड था जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय। 1935 में संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये कौन थे? सर मॉरिस ग्वायर के द्वारा पहले ये चीफ जस्टिस हुआ करते थे जब 1935 में संघीय न्यायालय का स्थापना हुआ। 1882 में गठित भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू हंटर के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। तो इस प्रकार से इसका कौन आंसर हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? जो अलीपुर षड्यंत्र मामला है वो 1908 से लेकर के 9 के बीच में जो हुआ था, ये अलीपुर षड्यंत्र मामला चला था। इसमें है जो अरविंदो घोष का बचाव कौन किए थे? तो चित्तरंजन दास के द्वारा इसका बचाव किए थे। ये घटना है 1808 से 9 के बीच में अलीपुर षड्यंत्र मामला घटना घटा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से ही प्रचलित रही है? ये किसके द्वारा कहा गया था? ये मुनरो के द्वारा कहा गया था। अब जानते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था है जो रीड और मुनरो के द्वारा संचालित किया जा रहा था। इसमें क्या होती थी कि रैयत यानी कि किसान जो होते थे जो डायरेक्ट सरकार को टैक्स देते थे, जो बीच के जो बिचौलिया था उसको बिचौलिया को समाप्त कर दिया गया था, यानी कि डायरेक्ट किसान है जो सरकार को टैक्स देती थी। और भारत के 51% क्षेत्र पर रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रीड और मुनरो के द्वारा किया गया था। मुनरो का कहना था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था है जो पहले से भारत में प्रचलित रहा है, कि कोई नया तरीका नहीं है टैक्स का। चलिए नेक्स्ट देखिए 22 नंबर। 22 नंबर में क्या कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कर लीजिए। क्या कह रहा है कि प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 के अनुसार प्रकाशक के लिए सभी सामग्री को पूर्व सेंसरशिप निरीक्षण के लिए सरकार के सचिव को प्रस्तुत करना आवश्यक था। बिल्कुल सही है। जो प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 में लाया गया था, इसके तहत किया गया था कि जो भी बात आप लिखना चाह रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में, उसके लिए पहले सेक्रेटरी से अनुमति लेने की आवश्यकता थी। तो जो आप निगेटिव बात लिखना चाहते थे तो उसके लिए अनुमति नहीं दिया जाता था। वही दूसरा स्टेटमेंट है कि जॉन एडम के लाइसेंस विनियमन 1823 के परिणाम स्वरूप राजा राम मोहन राय को अपने मीरातुल अखबार का प्रकाशन रोकना पड़ा था। ये बिल्कुल सही है। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट है क्या है? ये सही है। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट है 23 नंबर। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी से टिकट से चुनाव जीता था? इनकी दादा भाई नौरोजी है जो पहले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे, जो पहले भारतीय हैं। इनको टिकट कौन से पार्टी दिया था? तो इनको पार्टी दिया था लिबरल पार्टी। आप याद रखेंगे कि दादा भाई नौरोजी है वो लिबरल आदमी थे, इसीलिए लिबरल पार्टी ने इनको टिकट दिया था। और फिंसबर्ग नामक जो इनका संसदीय क्षेत्र है ब्रिटेन में, वहां से ये पहली बार हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए सदस्य बनते हैं। कहां से? फिंसबर्ग संसदीय इनका क्षेत्र था। ये कब चुनाव जीते थे? 1892 में ये चुनाव जीते थे। चलिए नेक्स्ट देखिए 24 नंबर। द इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? आप जानते हैं कि द इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र है जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये लिखा गया था। ये प्रकाशन है कब शुरू किया गया था? तो 1919 में ये प्रकाशन है, ये समाचार पत्र है 1919 से प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 25। भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित में कौन सी है?
केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति हस्तांतरित कर दिया गया था। कुछ हद तक विधायी जो शक्ति है वो केंद्र प्रांतों को हस्तांतरित कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू कर दी गई थी, बिल्कुल सही है। प्रांत में द्वैध शासन है जो 1919 के तहत शुरू किया गया था और 1935 के तहत केंद्र में भी द्वैध शासन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया, बिल्कुल सही है। पहली बार बजट है जो केंद्र और राज्य के लिए अलग किया गया था। पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट है जो 1919 के एक्ट के संदर्भ में सही है। आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित लड़ाई को कालानुक्रम के रूप में व्यवस्थित करना है कि कौन सा घटना है जो कब घटा था। तो वांडीवास की लड़ाई है, आप जानते हैं कि 1760 में लड़ा गया था। वहीं प्रथम कर्नाटक युद्ध है जो 1746 से लेकर के 48 के बीच में लड़ा गया है। बेदरा का युद्ध है कब लड़ा गया था, तो ये 1759 में लड़ा गया था। वहीं प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध है जो 1767 से लेकर के 1769 तक प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा गया है। इस प्रकार से इसका कौन सा कालानुक्रम सही हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डी 2314, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए। वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था। देखिए पहला राज्य कौन सा है, पहला राज्य था हैदराबाद का निजाम था, जो पहला है जो हैदराबाद का निजाम है जो वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। वहीं दूसरा था कौन था, वो मैसूर शासक था जो दूसरी शासक था जो सहायक संधि को स्वीकार किया था। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, दूसरा पूछा गया था तो मैसूर हो जाएगा, पहला पूछता तो हो जाता हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट देखिए, मिलान करने के लिए कह रहा है। देखिए अभिनव भारत किसके द्वारा ये प्रारंभ किया गया था, तो बी डी सावरकर के द्वारा ये अभिनव भारत की शुरुआत की गई थी। ये कब की गई थी, तो 1904 में किया गया था। अभिनव भारत की शुरुआत है किसके द्वारा हो जाएगा, ये बी डी सावरकर के द्वारा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखिए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये एम.एन. जोशी के द्वारा किया गया था। ये कब किया गया था, 1920 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये चंद्रशेखर आजाद के द्वारा 1928 में स्थापित एक संस्था है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद। नौजवान सभा है जो भगत सिंह के द्वारा स्थापित एक संस्था है जो 1926 में स्थापित किया गया था। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 के डी, 2 के सी, 3 के बी, 4 के ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर। गवर्नर जनरल जिन्होंने दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब मीनार में रहने का आदेश दिया, इससे संबंध की जोड़ी का चयन करें। यानी पूछा जा रहा है कि जो गवर्नर जनरल था उसने दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब मीनार में रहने का आदेश दिया था, वो कौन था। तो ये कौन था, तो आप जानते हैं कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था उससे पहले जो एक हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है जो डलहौजी के द्वारा लाया गया था, और इसी की ने जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर कहा जाता था, इनको जो लाल किला है उसे खाली करने के लिए आदेश दिया गया था और कहा गया था कि बहादुर शाह जफर के बाद इनका जो बेटा है वो अगला मुगल सुल्तान नहीं होगा, वो सिर्फ राजकुमार कहलाएगा, वो राजा नहीं कहलाएगा, सिर्फ राजकुमार के भांति ही काम करेगा। और इसी के बाद 1857 का विद्रोह होता है और उनमें उनके बहादुर शाह द्वितीय के जो बेटा है उनको गोली मार दिया जाता है और बहादुर शाह द्वितीय को रंगून यानी कि म्यांमार भेज दिया जाता है, जहां पर 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये आदेश देने वाला कौन था कि लाल किला खाली किया जाए, तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, यही आदेश दिया था। आइए 30 नंबर। किसने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था, तो ये वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए जब आज़ादी हुई थी उस समय हिंदू और मुस्लिम के बीच में एकता की कमी हो गई और दोनों है जो आपस में भिड़ गए थे, और कलकत्ता में गांधी जी अकेले है जो खड़ा हो गए और बहुत जगह पर क्या किए, घूमे और इसके वजह से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित किए और जो जो मतलब दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी उसको शांति समझौते का स्थापित करने के रूप में काम किए थे। तो यही माउंटबेटन देख करके भौचक्का हो गया था कि एक व्यक्ति है जो अकेले खड़ा होकर के इतना बड़ा जो पैमाने पर जो हिंसा हो रही थी उसको रोक दिया। ये कौन सा है, ये वन मैन बाउंड्री है, ये अकेले खड़ा होकर के इतनी बड़ी युद्ध को रोक दिया है, इसी के संदर्भ में माउंटबेटन के द्वारा कहा गया था। आइए 31 नंबर। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। आप जानते हैं कि 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था की प्रावधान शुरू की गई थी और इसमें आरक्षण का भी व्यवस्था दिया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि एससी एसटी का आरक्षण कहाँ दिया गया है, तो एससी एसटी का जो आरक्षण है वो कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 243 डी में बताया गया है कि एससी एसटी के लिए आरक्षित होगा। वही 243 बी है जो पंचायत के गठन के बारे में बताया जाता है कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होंगे, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होंगे और जिला परिषद का गठन किया जाएगा। और वही किस में बताया गया था, आर्टिकल 243 बी में बताया गया है। 243 ई में बताया गया कि पंचायत के लिए अवधि 5 वर्ष होंगे, इसके बारे में बताया गया है। 243 जी है जिसमें पंचायत जो है जो 29 विषय पर कानून बना सकती है उसके बारे में शक्ति दी गई है पंचायत को, यह आर्टिकल 243 जी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है कि कौन से सुमेलित नहीं है।
आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होगा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना है, जज के बारे में, जज की नियुक्ति के बारे में, उस सब के बारे में बताया गया है। जो अभिलेखीय न्यायालय है इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 129 में बताया गया, न कि 124 में। तो 129 में बताया गया, तो यही गलत हो जाएगा। 132 में क्या बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्र अधिकार है, बिल्कुल सही है कि आप जब हाई कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं होते हैं तो 132 के तहत अपील कर सकते हैं, कहाँ, सर्वोच्च न्यायालय में। 143 है जो सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार शक्ति है। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधि मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकती है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 136 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति है, बिल्कुल सही है कि आर्टिकल 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अपील की विशेषता मतलब व्यवस्था की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 में क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान संशोधन की पहल संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है, बिल्कुल सही बात है कि संविधान संशोधन के प्रावधान है वो किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। वही है कि विधेयक केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ये गलत है। मंत्री है जो निजी विधेयक भी लाया जा सकता है, यानी कि मंत्री नहीं है उसके द्वारा भी लाया जा सकता है। देखिए जब कोई संसद का सदस्य, कोई भी सदस्य जो मंत्री नहीं है वो अगर विधेयक लाता है तो उसे निजी विधेयक कहा जाता है, यानी कि निजी सदस्य विधेयक कहा जाता है। जब मंत्री लाता है तो उसे सार्वजनिक विधेयक कहा जाता है, आप इसे याद रखें। कोई भी मंत्री लाएगा तो सार्वजनिक विधेयक होगा, और कोई भी व्यक्ति, यानी कि जो कोई भी व्यक्ति कहने का मतलब कोई भी संसद का सदस्य, सत्ता दल का हो या विपक्ष का हो, कोई भी सदस्य जो मंत्री नहीं है वो अगर विधेयक लाता है तो उसे निजी विधेयक कहा जाता है। कोई भी विधेयक ला सकता है उसमें, यानी कि सत्तारूढ़ भी हो सकते हैं और सत्तारूढ़ से बाहर से भी सदस्य हो सकते हैं, तो उसे निजी विधेयक कहा जाएगा। तीसरा है कि संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की अनुमति किस विषय में होगा, जब धन विधेयक होगा तो उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। यहाँ पर कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक तो इसके लिए आवश्यक नहीं होती है। संघीय प्रावधान में राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए संघीय जब प्रावधान होगा तो 50% से अधिक राज्य का समर्थन भी होना आवश्यक है। इसमें कौन सा सही है, तो केवल है 1 और 3 है जो केवल सही है। तो पूछा जा रहा था यहाँ पर गलत कौन है, सॉरी गलत पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो गलत कौन सा हो जाएगा, तो 2 और 4 गलत हो जाएगा। 2 और 4 है जो गलत हो जाएगा, सही पूछा जाता तो 1 और 3 हो जाता। आइए 34 नंबर, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में किन राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति प्रशासन के नियंत्रण से संदर्भित है। देखिए जो 5वीं अनुसूची बताया गया है उसमें 4 राज्यों को छोड़ करके, क्योंकि उसके बारे में 6ठी अनुसूची में बताया गया है। ये कौन सा राज्य हो जाएगा, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। ये 4 राज्य है जिसके बारे में 5वीं अनुसूची में नहीं बताया गया, इसके बारे में 6ठी अनुसूची में बताया गया कि इसके प्रशासन है किस प्रकार से होंगे, ये बताया गया 6ठी अनुसूची में। आइए नेक्स्ट देखिए 35, भारत में न्यायपालिका द्वारा रीट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है, यानी कि जो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत जो हाई कोर्ट रीट जारी करती है, 5 प्रकार के जो रीट जारी किया जाता है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आइए 36 नंबर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो होता है। देखिए जो कैग है उनका जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, ये गलत है। पहला क्या हो जाएगा, गलत, 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। यह राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर बने रहते हैं, गलत बात है। यह राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर नहीं बने रहते हैं, कार्यकाल फिक्स किया गया 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। इनके वेतन और सेवा अन्य शर्त राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है, बिल्कुल गलत है। इनके सेवा और अन्य शर्त है जो उनके वेतन भत्ता के बारे में है वो कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति निर्धारित न करके संसद निर्धारित करता है। इस प्रकार से ये गलत है। पूछा है कौन सा गलत है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है, तो सभी के सभी स्टेटमेंट है क्या गलत है। आइए नेक्स्ट देखिए 37, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया है, तो किस संविधान संशोधन के तहत इस प्रकार का प्रावधान किया गया था, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ था। इसमें इस प्रकार का प्रावधान किया गया था कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक, एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट 38 में क्या है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के लिए अनुमोदन आवश्यक है। इनका कहा जा रहा है कि राज्यपाल जब अध्यादेश जारी करते हैं तो उसकी अनुमोदन कहाँ से होना चाहिए, ये विधानसभा से होनी चाहिए। आप जानते हैं कि राज्यपाल के जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो 213 में दिया गया है। वहीं राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाता है तो 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं और उसका अनुमोदन है जो संसद के द्वारा किया जाना आवश्यक है। आइए 39 नंबर,
भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं निम्नलिखित में हैं। भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं निम्नलिखित में क्या है? पूछा जा रहा है कि कौन सा क्वेश्चन सही है। पहला क्या करें, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये गलत बात है, क्योंकि मंत्रिपरिषद है जो निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है कि संसद बने बिना कोई व्यक्ति केवल 6 महीना तक ही मंत्री पद पर रह सकता है। बिल्कुल सही बात है कि संसद अगर कोई व्यक्ति नहीं है, किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। तीसरा है कि मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेते हैं। ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है कि मंत्री बनने से पहले लोकसभा के समक्ष शपथ लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आइए चौथा नंबर कि राष्ट्रपति भारत में वास्तविक कार्यकारी होते हैं। गलत है। ये वास्तविक कार्यकारी कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। सीधे कार्यकारी पूछा जाता है आपसे कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तविक पूछा जा रहा है तो वास्तविक होते हैं कौन, प्रधानमंत्री होते हैं। इस प्रकार से सही कौन सा है, तो केवल 2 नंबर इसका सही आंसर है। आइए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति निहित है। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकता है, तो संसद बढ़ा सकती है। संसद है जो सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम 1956 बनाया है, इसी में संशोधन कर करके और न्यायाधीशों की संख्या है जो बढ़ाते रहता है। अभी वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान लाया गया था और 1+37 यानी कि 1 चीफ जस्टिस और 37 अन्य न्यायाधीश होंगे, यानी कि टोटल सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या वर्तमान में कितनी हो जाएगी, तो 38 करने का प्रावधान किया गया है। आइए 41 नंबर, वर्ष भर 30 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बीच बहने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं पश्चिमी हवाएं कहा जाता है। वहीं व्यापारिक हवा है जो 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों गोलार्ध में चलने वाली हवा है, उसे व्यापारिक पवन कहा जाता है। आइए, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित दर्रा कौन सी है, तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में जो दर्रा है वो कौन सा है, तो वो पालघाट है। पालघाट है जो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ये नीलगिरी और अन्नामलाई के पहाड़ी के बीच में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। सर्वाधिक स्थिर पारितंत्र का जो उदाहरण है वो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र जो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है और सबसे अस्थिर पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। आइए 44 नंबर, हमारे सौर मंडल के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। हमारे सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। सप्तर्षि बिग बियर तारामंडल का एक हिस्सा है। बिल्कुल सही है। जो सप्तऋषि 7 जो ताराओं का समूह है उसे सप्तऋषि तारा कहते हैं और सप्तऋषि में बिग बियर तारामंडल है उसी का हिस्सा है। बिग बियर को उसका उसरा मेजर भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है, उसरा मेजर भी इसे कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं के बीच में है, तो ये गलत है। क्षुद्र ग्रह जो बेल्ट है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में है, न कि पृथ्वी के बीच में। पृथ्वी नहीं होगा, बृहस्पति होगा, उसके बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है। एस्ट्रॉयड बेल्ट जिसे क्षुद्र ग्रह बेल्ट भी कहा जाता है, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है जो सीरस है। बिल्कुल सही है, ये सीरस है। इटली के खगोल शास्त्री के द्वारा खोजा गया था, इसी उन्हीं के नाम पर सीरस इसका नामकरण किया गया था। इसमें हो जाएगा सही कौन सा हो जाएगा, 1, 2, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 1, 2, 4। आइए 45 नंबर, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा है जो किस देश से होकर गुजरती है, ये हो जाएगा मालदीव, गैबोन, ब्राजील। इससे जो भूमध्य रेखा है इनकी 0 डिग्री अक्षांश है वो इसी से होकर गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर किस महासागर में एक दूसरे को मिलती है। पूछा जा रहा है कि 0 डिग्री अक्षांश है और 0 डिग्री देशांतर है वो कहाँ पर मिलती है, ये मिलती है कहाँ, अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। गिन्नी की खाड़ी में ये एक दूसरे को काटती हैं, गिन्नी की खाड़ी में एक दूसरे को काटती हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए 47, निम्नलिखित में कौन सा देश स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए स्वर्ण त्रिभुज का मतलब है कि जो पुराने समय में यानी कि औपनिवेशिक समय में वहां पर क्या होती थी कि अफीम की व्यापार की जाती थी। अफीम की व्यापार है या नशीले पदार्थ की व्यापार की जाती थी। उसमें 3 देश आते थे जिसे स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता था, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, ये आते थे। तो इसी को स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता था। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन नहीं आता है, तो वियतनाम है जो नहीं आता है। ये म्यांमार, लाओस, थाईलैंड है, ये स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर क्या होती थी कि नशीले पदार्थ की व्यापार की जाती थी। इसी के संदर्भ में स्वर्ण त्रिभुज की अवधारणा आई है। चलिए नेक्स्ट देखिए 48 नंबर। 48 नंबर क्या कर रहा है कि उत्तर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ों का सही क्रम कौन सा है। सजाना है उत्तर से दक्षिण की ओर। देखिए नल्लामलाई कहाँ जाना है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। वहीं नीलगिरी कहाँ है, ये तमिलनाडु के सबसे दक्षिण में पड़ता है नीलगिरी। जवादी कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में ही पड़ता है लेकिन उत्तर में है। अन्नामलाई कहाँ पड़ता है, तो अन्नामलाई केरल और तमिलनाडु में पड़ता है। तो इसका अगर सीरियल से देखिएगा तो कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा इसका सी नंबर, अन्नामलाई, जवादी, और नीलगिरी, उसके बाद अन्नामलाई हो जाएगा उत्तर से दक्षिण क्रम में। चलिए नेक्स्ट देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच में है। 38वीं समानांतर रेखा है जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है।
वही क्वेश्चन आपके बी नंबर है कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में कौन सी है, तो 17वीं जो समानांतर रेखा है वो उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच में है। अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सी है, तो 49 जो 49वीं रेखा है वो अमेरिका और कनाडा के बीच में है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे 38वीं पूछा गया तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया हो जाएगा। आइए 50 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी खानाबदोश जनजाति नहीं है, पूछ रहा है कि खानाबदोश जनजाति नहीं है, तो लेप्चा है, ये खानाबदोश जनजाति नहीं है, ये सिक्किम में पाए जाने वाली जनजाति है। आइए 51 नंबर, केलकर समिति सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पीपीपी जिसे मॉडल कहा जाता है केलकर समिति के द्वारा, इसका सुझाव दिया गया था, बिल्कुल सही है। एल के झा समिति है जो अप्रत्यक्ष कर से है, ये भी सही है। सुखमय चक्रवर्ती समिति है जो मौद्रिक प्रणाली का पुनर्चक्रण के लिए ये सुझाव दिए थे, तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा, तीनों के तीनों ऑप्शन है वो सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, 52 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है कि सही ढंग से सुमेलित नहीं है। और फ्रेड मार्शल सीमांत उपयोगिता सिद्धांत सही है। जे एम किन्स ब्याज की तरलता वरीयता सिद्धांत, ये भी सही है। कार्ल मार्क्स विशेष मूल्य सिद्धांत दिया गया था, बिल्कुल सही है। अमर्त्य सेन है जो गरीब का दुष्चक्र, बिल्कुल गलत है। अमर्त्य सेन के द्वारा जो क्षमता विकास सिद्धांत दिया गया था, जबकि गरीबी का दुष्चक्र है वो प्रोफेसर नर्कसे के द्वारा दिया गया था, गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत। प्रोफेसर नर्कसे का कहना था कि जो व्यक्ति गरीब है उसका अगला जनरेशन भी गरीब होगा, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रहन सहन है जो उतना अच्छा से अगला जनरेशन को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से अगला जनरेशन है गरीब होगा। तो ये गरीबी का दुष्चक्र बताया गया था किसके द्वारा, प्रोफेसर नर्कसे के द्वारा दिया गया था। इन्हीं का पुस्तक था एशियन ड्रामा, नर्कसे का पुस्तक था एशियन ड्रामा, इसी में गरीबी के दुष्चक्र के बारे में बताया गया था। आइए 53, बैंकों को अपने नगद शेष और कुल परिसंपत्ति के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखना होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे SLR कहते हैं, सांविधिक तरल अनुपात कहा जाता है। एक अपने लिक्विडिटी का निश्चित हिस्सा है जो अपने पास रखना पड़ता है, इसे SLR भी कहा जाता है। गिफिन वस्तुओं का मांग वक्र क्या है, देखिए गिफिन वस्तु क्या होती है कि जब इसका कीमत बढ़ता है तो इसकी मांग बढ़ जाती है, जब इसकी कीमत घटती है तो इसका डिमांड भी घट जाता है। इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, ऊपर की ओर झुका हुआ, गिफिन वस्तु इसे ही कहा जाता है। जब इसकी कीमत बढ़ जाती है तो मांग भी बढ़ जाता है, जब कीमत घट जाती है तो मांग भी घट जाता है, इसे गिफिन गुड्स कहा जाता है। ये अपवाद स्वरूप देखने को मिलता है। आइए 55 नंबर, गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो आर्थिक मामले के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा FRP है जो गन्ने के लिए लागू किया जाता है। इसके लिए MSP जारी नहीं होता, इसके लिए FRP जारी होता है, याद रखेंगे। MSP है जो अलग चीज है और FRP अलग चीज है। MSP है जो 22 फसल के लिए जारी होता है और एक फसल के लिए है जो FRP जारी किया जाता है। 56 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा आरबीआई का मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपाय है, देखिए आरबीआई है जो दो उपाय करती है, एक मात्रात्मक एक गुणात्मक। मात्रात्मक में क्या आता है, SLR यानी कि जो वैधानिक तरल अनुपात है, CRR नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, ये सब क्या है, मात्रात्मक उपाय है। ये तीनों के तीनों हो जाएगा जो आरबीआई का मात्रात्मक उपाय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन है कि वेतन निधि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो वेतन निधि सिद्धांत है जो JS मिल के द्वारा वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का क्या अभिप्राय है। देखिए रिजर्व बैंक है जो आरबीआई है वो बैंक दर में जब वृद्धि कर देगी, बैंक दर में जब वृद्धि कर देगी तो जो कमर्शियल बैंक है आरबीआई से लोन लेती है वो लोन महंगा हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगी कि आम आदमी को भी लोन महंगा मिलने लगेगा, तो मुद्रा की तरलता में कमी हो जाएगी, बिल्कुल सही है। जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन ही नहीं देगी या महंगा दर पर देगी तो क्या होगी, कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन बांटना नहीं चाहेगी, इससे क्या है मार्केट में तरलता कमी हो जाएगी। इससे क्या होता है कि महंगाई कमी करने में थोड़ी सी सहूलियत होता है। इस प्रकार के काम कब किया जाता है, जब महंगाई ज्यादा हो जाती है तब किया जाता है। मुद्रा आपूर्ति या तरलता में वृद्धि हो जाएगी, गलत है। ये तरलता में क्या होती है, कमी हो जाती है। बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी होती है, बिल्कुल सही है। साख सृजन मतलब है कि कमर्शियल बैंक है जो लोन देने में हिचकती है, उसके पास लिक्विडिटी नहीं है, उसके वजह से क्या है कि वो लोन नहीं दे पाती है। तीसरा कार्य है, चौथा कार्य है कि बैंकों का साख सृजन क्षमता में वृद्धि हो जाती है, गलत है। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए 59 क्वेश्चन 59 में क्या कर रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह न्यू कैसल बंदरगाह किस देश में स्थित है, न्यू कैसल बंदरगाह है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। देखिए एनपीए का परिभाषा ही होता है कि अगर 90 दिन के अंदर ब्याज या मूलधन की राशि के किस्त नहीं लौटाया जाता है तो उसे एनपीए घोषित कर दिया जाता है। याद रखेंगे 90 दिन के अंदर ब्याज और मूलधन की किस्त जो किस्त बनाया हुआ होता है वो अगर नहीं दिया जाता है तो उसे एनपीए घोषित कर दिया जाता है। तो इसमें क्या पहला स्टेटमेंट, एक वित्तीय वर्ष का ब्याज भुगतान 365 दिन से अधिक समय तक रोका जाना चाहिए, गलत है। 90 दिन। एक वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन से अधिक समय तक रोका जाना नहीं, गलत बात है। 90 दिन तक दोनों में से
दोनों मतलब रिटर्न आना चाहिए, जो किस्त होता बना हुआ होता है बैंक का किस्त, वो दोनों रिटर्न आना चाहिए 90 दिन के अंदर में। 3 महीना में नहीं आता है एक भी किस्त तो उसे एनपीए घोषित कर दिया जाता है। तो इसका गलत हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएंगे, इसमें दोनों में से कोई नहीं सही है। आइए 61, स्टेग्मोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में किसके मापने के लिए किया जाता है? तो स्टेग्मोमीटर का उपयोग है जो पृष्ठ तनाव को मापने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पारदर्शी या पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करती है? तो पेरिस्कोप है जो परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर के कोर बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। गैस को द्रव्य अवस्था में बदलने के लिए स्थिति सबसे उपयुक्त कौन सी है? गैस को द्रव्य अवस्था में बदलने के लिए तो उच्च दाब और निम्न ताप, आप जब सिलेंडर भरवाते हैं, सिलेंडर जो गैस भरवाते हैं तो उसमें क्या होती है, जो गैस होती है उसको द्रव्य अवस्था में बदल दिया जाता है। तो यही है हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, सॉरी हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर इसका जो रूपांतरण कर दिया जाता है, जो गैस द्रव्य अवस्था में बदल जाती है। आइए 65, यदि एक गोलाकार दर्पण को किसी द्रव्य में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगी? देखिए इसका कोई फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये अपरिवर्तित रह जाएगा। 66, निम्नलिखित में किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में अधिकतम ऊर्जा होती है? किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में अधिकतम ऊर्जा होती है? तो ये हो जाएगा गामा किरण में अधिकतम ऊर्जा होती है। आइए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 67 कह रहा है कि किस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन का चालन ऋणात्मक छिद्र के कारण होती है? ये किस में होती है? पी प्रकार के जो अर्धचालक है उसमें जो ऋणात्मक छिद्र के कारण होता है। फिनॉल का 1% क्या होती है? तो फिनॉल क्या होता है? कीटनाशक है, जब हॉस्पिटल में जाइएगा तो फिनॉल से पोछा मारा जाता है क्योंकि ये कीटनाशु नाशक है। ये पायरेक्स ग्लास को अधिक मजबूत बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित में क्या मिलाया जाता है? तो पायरेक्स ग्लास को मजबूत बनाने के लिए इसमें बोरेक्स मिलाया जाता है, बोरेक्स मिलाया जाता है, बोरेक्स मिला करके इसे मजबूत बनाया जाता है। आइए 70 नंबर मिलान करना है। 70 नंबर में कह रहा है कि सीएनजी किसका बना होता है? तो ये मीथेन, इथेन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। कोयला गैस ये हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें से रिलीज होता है। एलपीजी है जो प्रोपेन और ब्यूटेन के बने होते हैं। जल गैस है जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के बने होते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा नीला लिटमस को लाल कर देता है? नीला लिटमस को लाल कर देता है, इसका मतलब है कि अम्ल की आवश्यकता होनी चाहिए। तो अम्ल कौन सा है? सिरका क्या एक अम्ल है। जब नीला लिटमस है और लाल कर देगा तो उसके लिए अम्ल की आवश्यकता है, और जब लाल है उसको नीला कर रहा है तो उसके लिए क्या? क्षार की आवश्यकता होती है। यहाँ पर अम्ल की आवश्यकता थी तो सिरका हो जाएगा। कैलामाइट एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? ZnCO3 है। ZnCO3 जो कैलामाइट एक खनिज है इसका रासायनिक सूत्र होता है। ये इसमें क्या करना है? इसमें मिलाना है। मिलाना कैसे कैसे मिलान होगा? देखिए क्रैकिंग किसके लिए? क्रैकिंग किसके लिए हो जाएगा? पेट्रोलियम के लिए हो जाएगा। क्रैकिंग किसके लिए हो जाएगा? तो पेट्रोलियम के लिए क्रैकिंग हो जाएगा। प्रगलन किसके लिए हो जाएगा? तो प्रगलन हो जाएगा तांबा के लिए, तांबा के लिए प्रगलन। हाइड्रोजनीकरण से हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य वसा है जो प्रगलन के लिए हो जाए, हाइड्रोजनीकरण खाद्य वसा। और वल्कनाइजेशन है जो किसके लिए होता है? तो रबर के लिए हो जाएगा वल्कनाइजेशन। तो इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। एक के दो था, दो के तीन, हाँ ठीक है, बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। आइए 74 नंबर क्वेश्चन पर स्थिर तापमान पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या है? बढ़ जाएगा। वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो अपने आप विकसित और प्रजनन करने में सक्षम होती है? वो कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा है जो अपने आप विकसित होने में और प्रजनन करने में समर्थन होती है। फूल का प्रजनन भाग कौन सा है? फूल का प्रजनन भाग कौन सा है? वो है पुंकेसर और अंडप। अंडप क्या है? मादा प्रजनन अंग है। पुंकेसर क्या है? ये पुरुष प्रजनन अंग है। आइए 77, नींद की बीमारी किस जानवर के कारण होती है? नींद की बीमारी है जो ट्रैपनोसोमा जानवर के कारण होती है। mRNA वैक्सीन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? mRNA वैक्सीन है जो कोविड काल में कोरोना के लिए mRNA वैक्सीन है जो दिया गया था। कौन सा वर्णक पौधे को परावैंगनी किरण के हानिकारक प्रभावों से बचाता है? ये कौन सा है? कैरोटीनैड, ये है जो परावैंगनी किरण से पौधे को बचाता है। निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो ये श्वसन, जब हम श्वसन करते हैं तो इसमें क्या है कि उष्मा रिलीज होता है। निम्नलिखित में किसने बताया कि कोशिकाएं विभाजन होती हैं और मौजूदा कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाएं बनती हैं? तो ये किसके द्वारा बताया गया था? विर्चोव के द्वारा बताया गया था कि कोशिका विभाजन होती है और मौजूदा कोशिका से ही नई कोशिका का सृजन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 82 नंबर, पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होती है? तो कोलेनकाइमा के द्वारा पौधे में लचीलापन आता है। वह दर्पण जो हमेशा वास्तविक वस्तु सीधा प्रतिबिंब बनाता है कौन सा है? वो उत्तल हो जाएगा और समतल। उत्तल और समतल में हमेशा वास्तविक दिखाई देती है।
ध्वनि की एक महत्वपूर्ण विशेषता तारित्व पिच है जो इस पर निर्भर करती है। ये किस पर निर्भर करती है? तो यह आवृत्ति पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? ये किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होगा? तो ध्रुव पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल हमें देखने को मिलता है। यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाया जाए तो कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत होगी? देखिए, जितना भी वाट का बल्ब हो, जितना घंटा का है, जितना दिन का है, ऊपर लिख दीजिएगा गुना कर करके और नीचे 1000 से भाग दे दीजिएगा, वही उसका यूनिट निकल जाता है। खर्च 10 100 गुने 10 कर दीजिए, 1000 हो जाएगा, बटा 1000 से भाग दे दीजिए, 1 यूनिट हो जाएगा। क्योंकि जितना आपको वाट कहेगा, जितना वाट के बल्ब का है, जितना घंटा का है, जितना दिन का है, उतना ऊपर से गुना करके लिख दीजिए और भाग दे दीजिए 1000 से, तो वही उसका यूनिट निकल जाएगा। फॉर्मूला यही है। 87 में कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि वहां पर ग्रेविटी उपलब्ध नहीं है, गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित होने के कारण वो खड़ा नहीं हो सकते हैं। प्रेरकत्व की इकाई क्या है? हेनरी है जो प्रेरकत्व की इकाई है। हेनरी है जो प्रेरकत्व की इकाई है। 89 निम्नलिखित में किस तत्व में सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं? तो पोलोनियम। पोलोनियम में सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं। इसके 42 समस्थानिक होते हैं। नींबू के रस के पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान है जो 2.2 होता है। नींबू के रस का पीएच मान। ये 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 91 में कह रहा है कि बिहार में सैन्य अभियान आयोजित करने और बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन लाने वाला पहला शासक कौन था? तो ये इल्तुतमिश था। गुलाम वंश का इल्तुतमिश पहला शासक था जो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन लाया था। माझी प्रथा क्या थी? निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? माझी प्रथा है जो संथाल विद्रोह से संबंधित है। माझी प्रथा का अर्थ होता है कि ग्राम का जो प्रधान है उसे माझी कहा जाता था। ये प्रथा किसमें थी? संथाल विद्रोह में। विद्रोह में देखने को मिलता है। माझी का अर्थ होता है गांव का प्रधान। पीर मोहम्मद मुनीश ने अपने किस पत्रिका में चंपारण किसान की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया था? तो ये किसमें किया था? प्रताप नामक पत्रिका थी। इसमें पीर मोहम्मद मुनीश जो बिहार में जो चंपारण के जो किसान थे जिसके नील जबरदस्ती खेती कराई जाती थी उसके बारे में ये लिखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा फहराते समय पुलिस की गोली से फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु हो गई थी। ये घटना कहाँ घटा था? ये घटना है जो सिवान में घटा था। महाराजागंज थाना था, उसी पर ये झंडा फहराने के क्रम में इनको गोली लग जाती है और ये शहीद हो जाते हैं। और इनकी जो अधूरी काम है इनकी पत्नी दुर्गा देवी के द्वारा झंडा फहरा करके किया जाता है। आइए 95 नंबर। बिहार में एस्बेस्टस एक चमकदार और रेशेदार खनिज मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? एस्बेस्टस है जो मुंगेर में पाया जाता है। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाई जाती है? आप जानते हैं कि बिहार में धारवाड़ चट्टान है जो बिहार के दक्षिण पूर्व में पाया जाता है। जो दक्षिण पूर्व है वहां पाया जाता है। जबकि दक्षिण पश्चिम में किसका विस्तार है? तो विंध्य श्रेणी का विस्तार है दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम का मतलब हो गया कि जो कैमूर और रोहतास के क्षेत्र है वो दक्षिण पश्चिम में आ जाएंगे। लेकिन वही जब आप आगे बढ़िएगा, गया हो गया और नवादा हो गया, जमुई और बांका, ये सभी क्षेत्र है जो दक्षिण पूर्व के हिस्सा है और यहाँ पर धारवाड़ चट्टान पाई जाती है। 97 नंबर। पंचायती राज संस्थाओं में महिला को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो ये पहला राज्य बिहार था। ये 2006 में अधिनियम बना करके महिला को स्थानीय स्वशासन में 50% आरक्षण दे दिया था। संविधान सभा में बिहार के कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो उस समय 36 सदस्य बिहार से संविधान सभा में शामिल हुए थे। बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगी है? तो बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। पहली बार राष्ट्रपति शासन जो 1968 में लगा था और सबसे अंतिम बार बिहार में राष्ट्रपति शासन है जो 2005 में लागू हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्या कह रहा है कि दरभंगा में किला और जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान कौन था? तो ये कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक है जो दरभंगा में किला और जामा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। शिशुनाग ने किससे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? तो शिशुनाग ने जो हड़प्पा वंश के अंतिम शासक था नागदशक, उसे पराजित करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। मगध की राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित किया था? वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किसके द्वारा किया गया था? तो ये कालाशोक है। इसी के द्वारा वैशाली से पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था, कालाशोक के द्वारा बनाया गया था। अजात शत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में पहली बार महाशिलाकंटक और रथमुशल जैसे हथियार का इस्तेमाल किया था? तो ये अपने मामा से लड़ाई किया था जब वजीर संघ से, तो महाशिलाकंटक और रथमुशल का सबसे पहली बार प्रयोग किया था अजात शत्रु ने। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के दरबार में बिहार आया था? तो ये किसके दरबार में आया था? ये जहांगीर के समय में बिहार आया था ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ। 105 नंबर। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना है जो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 में किया गया था। बिहार में आपदा प्रबंधन के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क कब लागू किया गया था? सेंडाई फ्रेमवर्क लागू है जो 2015 में लागू किया गया था। आप याद रखेंगे, पूछा गया कि सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? तो यह आपदा प्रबंधन से है। सेंडाई एक शहर है जापान में, यहीं पर एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था सभी देश के द्वारा, इसीलिए इसे सेंडाई फ्रेमवर्क कहा जाता है और इसका संबंध आपदा से है। बिहार 2015 में इसे अपनाया हुआ है। बिहार का कौन सा जिला है जो जूट उत्पादन में अग्रणी है? जूट उत्पादन में पूर्णिया है जो अग्रणी है।
निम्नलिखित में कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित है? सीता कुंड, ऋषि कुंड, रामेश्वर कुंड, ये सभी के सभी है जो मुंगेर में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है? ये पड़ जाएगा सहरसा। सहरसा में मात्र 41.68 महिला है जो साक्षर है। सबसे कम कहाँ हो जाएगी? सहरसा। सबसे ज्यादा महिला साक्षर, पुरुष साक्षर कहाँ पूछेगा? महिला और पुरुष दोनों तो रोहतास हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र है? तो ये हो जाएगा बिहार बंधु। ये 1872 में बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? टेम्पर्ड ग्लास जो मोबाइल पर लगाते हैं, मोबाइल पर जो ग्लास लगाते हैं, मोबाइल को हानि न हो इसके लिए पहला विनिर्माण संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया पहला नोएडा में किया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, नोएडा में पहला शुरू किया गया है। आइए 12 नंबर है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक का छठा संस्करण था। बिल्कुल सही है, यह छठा रिपोर्ट जारी किया गया है। यह सूचकांक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा अलायंस फॉर एंड एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमी के सहयोग से विकसित किया गया है। ये बिल्कुल सही किया गया है। समूह 1 में आंध्र प्रदेश शीर्ष राज्य है। गलत है, समूह 1 में आंध्र प्रदेश नहीं है, समूह 1 में कौन सा है? महाराष्ट्र है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 आंसर सही है। भारतीय नौसेना के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? तो इसका नाम है एंड्रोथ है, जो उथले पानी के जहाज है जो युद्ध रोधक है। नेक्स्ट देखिए 114 नंबर। सीपी राधाकृष्णन देश के 16वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। गलत है, 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। सीपी राधाकृष्णन है जो 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। उन्होंने विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी सुदर्शन रेड्डी को पराजित किया। बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव गोपनीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ए 2 और 3 सही है, पहला गलत है क्योंकि वो 15वें उपराष्ट्रपति हैं। आइए 115 नंबर में क्या कह रहा है कि पीएम धन धान्य कृषि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना की अवधि 2025-26 से लेकर 2030-31 तक है। बिल्कुल सही है, ये योजना बिल्कुल सही है। इस योजना में 11 मंत्रालय शामिल है। बिल्कुल सही है, 11 मंत्रालय के 36 जो योजना है उसको शामिल किया गया है। इसका लक्ष्य कम उत्पादकता वाले 100 जिले को विकास करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें हो जाएगा तीनों के तीनों है जो इस क्वेश्चन का तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी नंबर। सबकी योजना सबका विकास अभियान है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो सबकी योजना सबके विकास जो विकास अभियान है किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा सबकी योजना सबका विकास शुरू किया गया है। 117 नंबर। अखिल भारतीय बंदरगाह अधिनियम 2025 को वर्ष 1908 के पुराने कानून प्रतिस्थापित करेगा। बिल्कुल सही है, जो 1908 का जो कानून है उसे प्रतिस्थापित करके भारतीय बंदरगाह अधिनियम 2025 लाया गया है। वर्तमान में भारत में वर्तमान में 13 बड़े बंदरगाह है और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह है। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा असत्य कथन है? तो न तो 1 न तो 2, यानी गलत पूछा जा रहा था, तो दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। श्वेत क्रांति 2.0 पहल कितने समय के लिए लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है 2024-25 से 2028-29 तक के लिए श्वेत क्रांति 2.0 पहल है जो लागू किया गया है। 119 नंबर। 31 अक्टूबर 2025 को सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई है। बिल्कुल सही बात है। 31 अक्टूबर 1875 को इनकी जन्म हुआ था और 2025 में 150वीं जयंती मनाया गया है। ये बिल्कुल सही है। उनकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना 2019 में की गई थी। देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का स्थापना तो किया गया था लेकिन 2019 में नहीं 2018 में किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका आंसर केवल 1 सही हो जाएगा। आइए 120 नंबर में G20 शिखर सम्मेलन 2025 में प्रचलित उबंटू दर्शन क्या है? उबंटू दर्शन का उद्देश्य क्या है? इसमें है कि मैं हूं क्योंकि हम हैं। मैं हूं क्योंकि हम हैं। उबंटू दर्शन का यही संबंध है कि मैं हूं क्योंकि हम हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2025 में इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। 121 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस अभिनेता को गोल्डन जुबली पुरस्कार दिया गया है? तो ये गोल्डन जुबली का पुरस्कार है वो रजनीकांत सर को दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर। 122 नंबर में मिलाना है। देखिए तुंगबुक और पुमटुंग पुलित ये किस राज्य के हैं जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो ये है सिक्किम का। हीरा ये मध्य प्रदेश का जो हीरा है उसको जीआई टैग दिया गया है। अंबाजी मार्बल ये कहाँ का? अंबाजी मार्बल ये गुजरात का है। जरी पोशाक बिगुल ये कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह श्रम अधिकारों के अंतर्गत कार्य घंटे के नियमन संबंधित है, न कि डिजिटल संचार के नियम से। देखिए केवल ये कार्य घंटे के लिए नहीं है, ये और भी जो बातें होती है
श्रम लोगों के लिए, जो श्रम मतलब श्रम योगदान देते हैं उसके लिए, उसी के लिए था। ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ कार्य घंटे के लिए निर्धारण नहीं था, उसके और भी नियम है, जैसे राइट टू डिस्कनेक्ट, जैसे हम घर से भी काम नहीं करेंगे, या हमारे बॉस है जो उस पीरियड में फोन भी नहीं कर सकते हैं जब हम छुट्टी में हैं। इस प्रकार से बहुत सारे इसमें क्लॉज है जो जुड़ा गया है। यह कर्मचारी को कार्य समय से बाहर डिजिटल संचार से अलग रहने का अधिकार देता है, बिल्कुल सही है। यह एक प्राइवेट मेंबर बिल है, यानी कि प्राइवेट सदस्य के द्वारा पेश किया गया बिल है, ये बिल्कुल सही है। देखिए, जब लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, कोई भी सदस्य जो मंत्री नहीं है उसके द्वारा अगर कोई भी विधेयक पेश किया जाता है तो वो प्राइवेट मेंबर बिल कहलाएगा। अगर कोई मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है तो सार्वजनिक बिल कहलाएगा। आप याद रखेंगे, जैसे बीजेपी वर्तमान में सत्ता में है, तो अगर बीजेपी के भी कोई मंत्री जो मंत्री है उसके द्वारा पेश किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो सरकारी हो जाएगा। लेकिन जब बीजेपी की कोई ऐसा मंत्री जो ऐसा सदस्य जो मंत्री नहीं है, तो बीजेपी के भी कोई ऐसा सदस्य जो मंत्री नहीं है वो भी पेश करेगा तो प्राइवेट मेंबर बिल ही कहलाएगा। आप याद रखेंगे, ऐसा व्यक्ति जो मंत्री नहीं है उसके द्वारा सदन में कोई विधेयक लाया जाता है तो निजी विधेयक ही कहलाता है। इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएंगे ए नंबर। चलिए, 124 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में जनगणना 2027 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जनगणना के लिए 1 मार्च 2027 की मध्य रात्रि को रेफरेंस डेट माना गया है, बिल्कुल सही है। 1 मार्च 2027 को रेफरेंस डेट माना गया है। यह आजादी के बाद आयोजित होने वाली 8वीं जनगणना है, बिल्कुल सही है। टोटल जनगणना कहिएगा तो 16वीं है और आजादी के बाद हो जाएगी 8वीं जनगणना। केंद्र सरकार ने इसके लिए 11,718 करोड़ की स्वीकृति दी है, बिल्कुल सही है। ये तीनों का तीनों सही हो जाएगा। इसके लिए खर्च सरकार उतना कर रही है, तो इसका 24 का हो जाएगा डी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआईआर के तहत 100% डिजिटलाइजेशन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ये पहला राज्य है जो राजस्थान है, जो 100% एसआईआर है, जो डिजिटलाइजेशन कर लिया है। 126 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू विमानन बाजार के आकार के आधार पर भारत की विमान वैश्विक रैंक में क्या है, तो ये भारत की विमान है जो तीसरी स्थान पर वर्तमान में आ गया। पहला स्थान पर यूएसए, दूसरा स्थान पर चाइना और तीसरा स्थान पर भारत है जो जापान और ब्राजील को छोड़ करके तीसरे स्थान पर वर्तमान में आ गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। वर्ष 2026 में पद्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इस वर्ष 5 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार, 13 व्यक्ति को पद्म भूषण और 112 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये गलत हो जाएगा। देखिए, 5 व्यक्ति को पद्म विभूषण तो है, 13 व्यक्ति को पद्म भूषण बिल्कुल सही है, और 113 व्यक्ति को पद्मश्री दिया गया है। 113 टोटल हो जाएगा। 131 व्यक्ति को की बार पद्म पुरस्कार दिया गया, तो पहला गलत हो जाएगा क्योंकि 13 व्यक्ति को पद्मश्री है। इस वर्ष बिहार के 3 व्यक्ति को पद्मश्री और 1 व्यक्ति को पद्म भूषण के लिए चुना गया, ये भी गलत है। बिहार के मात्र 3 व्यक्ति को पद्मश्री मिला है की बार, कोई भी व्यक्ति को पद्म भूषण पद्म विभूषण कुछ नहीं मिला, सिर्फ 3 व्यक्ति को पद्मश्री मिला है, गलत हो जाएगा। पद्म पुरस्कार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई को भी दिया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, 1 2 गलत हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस एआई प्लेटफॉर्म ने आईपीएल के साथ 3 वर्षों के लिए स्पॉन्सरशिप करार किया है, तो ये एआई प्लेटफॉर्म है जो आईपीएल के लिए 3 वर्ष के लिए किसके साथ किया है, तो जेमिनी के साथ। आप मैच देखते क्रम में देखते थे कि एआई जेमिनी का प्रचार वो लोग करते थे, तो ये जेमिनी है जो स्पॉन्सरशिप है, जो एआई प्लेटफॉर्म है, और आईपीएल के साथ 3 वर्ष के लिए ये पार्टनरशिप किया है। आइए 129 नंबर क्वेश्चन है कि 77वें गणतंत्र दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस बार की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष थी, बिल्कुल सही है। इस बार का थीम यही था कि वंदे मातरम के जो 150 वर्ष पूरा हुआ है। वंदे मातरम आप जानते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया यह एक वंदे मातरम गीत है। भारतीय सेना के रिमाउंट एंड वेटनरी कॉम्स का नेतृत्व कैप्टन हर्षिता राघव ने किया है, बिल्कुल सही है। ये एक सेना का नेतृत्व करने वाली क्वेश्चन है। इसमें पहली बार यूरोपीय यूनियन का एक सैन्य दास्ता शामिल हुआ था, ये बिल्कुल सही है। यूरोपीय यूनियन के आप अध्यक्ष देखिएगा, ये भी शामिल इसमें हुए थे, चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा 3। पूछा जा रहा कौन सा सही है, सभी के सभी इसमें सही है। बिहार ने तत्कालिक योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वर्तमान मूल्य पर 2024-25 में एसजीडीपी वृद्धि दर कितनी पहुंच गई है, यानी वर्तमान मूल्य पर कितना है, तो 13.09%। ये विकास दर बिहार का रहा है वर्तमान मूल्य पर। 131 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सारनाथ में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपराहवा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगाई गई है। ये सारनाथ में नहीं लगा है, ये कहाँ लगा है, दिल्ली में लगा है। ये पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रदर्शनी का शीर्षक प्रकाश कमल प्रबुद्ध व्यक्तियों अवशेष रखा गया था, ये बिल्कुल सही है। यह अवशेष वर्ष 1898 में विलियम क्लेक्टसन पेपे द्वारा उत्तर प्रदेश के पिपराहवा स्तूप की खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ था, ये बिल्कुल सही है। सिर्फ ये आयोजन कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। यहाँ पे कह रहा है कि राजा सारनाथ में आयोजन हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। सत्य कथन पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा 2 और 3। पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है।
आइए 132 नंबर क्वेश्चन है कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस संदर्भ में आयोजित किया गया था। सोमनाथ जो गुजरात में मंदिर है सोमनाथ, वहीं पर पूछा जा रहा है कि स्वाभिमान पर्व किस संदर्भ में मनाया गया था। देखिए मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के शताब्दी यानी कि 1000 वर्ष पूरा हुआ है, बिल्कुल सही है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे हुए, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक। सोमनाथ मंदिर के प्रथम निर्माण के 350 वर्ष पूरे हुए हैं, तो ये गलत है, प्रथम निर्माण के ज्यादा वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन ऐसे इसका हो जाएगा आंसर 1 और 2 सही है। आइए 133 नंबर, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने हाल ही में आधार का आधिकारिक शुभंकर मॉस्किटो उदय लॉन्च किया है। जो आधार का नया शुभंकर क्या है, उदय, उदय लॉन्च किया है। तो पूछ रहा है कि ये डिजाइन कौन किया है, पूछेगा शुभंकर क्या है तो उदय है, उसी का पूछ रहा है कि डिजाइन कौन तैयार किया है, तो ये किया है अरुण गोकुल के द्वारा ये डिजाइन तय किया गया, अरुण गोकुल के द्वारा ये डिजाइन तय किया गया है। आइए 134 नंबर, जिला आधारित वस्त्र परिवर्तन पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वस्त्र मंत्रालय द्वारा गुवाहाटी में जिला आधारित वस्त्र परिवर्तन प्रारंभ किया गया है, ये बिल्कुल सही है। इसके तहत 100 जिलों में वैश्विक निर्यातक और 100 जिलों को आत्मनिर्भर केंद्र बनाने का लक्ष्य है, ये भी बिल्कुल सही है। जिलों को 2 श्रेणी में बांटा गया है, विजेता जिला और आकांक्षी जिला, ये तीनों का तीनों सही है स्टेटमेंट। दूसरा सत्य कौन सा है, तो सभी स्टेटमेंट है जो सत्य है। आइए 135 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बजट का आकार पिछले वर्ष की तुलना में करीब 30,000 करोड़ अधिक है, बिल्कुल सही है। पिछले वर्ष की तुलना में 30,000 करोड़ है जो बिहार का बजट अधिक है, और वर्तमान में 2026-27 के लिए बजट है जो 3,47,000 करोड़ का टारगेट रखा गया है बजट के। वहीं दूसरा कार्य है कि बिहार राजस्व अधिशेष वाला राज्य है, बिल्कुल सही है। बिहार यहाँ पर क्या अधिशेष होता है, अधिशेष, राजस्व अधिशेष है, यानी कि जितना हम वसूलते हैं उससे कम ही खपत कर पाते हैं, तो क्या हमें बचत हो जाता है, 1143 करोड़ का बचत हमें राजस्व अधिशेष के रूप में होता है। वहीं राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के अंदर भी है, बिल्कुल सही है। राजकोषीय घाटा 3% अंदर, यानी कि एसजीडीपी के 3% का अंदर ही रहना चाहिए, वो बिहार का है जो 2.99 है। इसका मतलब है कि राजस्व राजकोषीय घाटा जो रखा गया है, राजकोषीय घाटा 3%, जो एफआरबीएम एक्ट 2003 के तहत जो रखा गया है 3% के अंदर ही रहना चाहिए एसजीडीपी का, उसका बिहार में अंदर ही रहता है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निम्नलिखित में बिहार के किन जिलों में अत्याधुनिक डॉपलर वेदर रडार स्थापित किया जाएगा। तो ये स्थापित कहाँ कहाँ किया जाएगा, तो ये भागलपुर और पश्चिम चंपारण में इसरो के द्वारा अत्याधुनिक डॉपलर वेदर रडार यानी कि मौसम की जानकारी के लिए ये रडार है जो स्थापित किया जाएगा भागलपुर और पश्चिम चंपारण में। बिहार में सिविल न्यायालय विधेयक 2026 के संबंध में असत्य कथन यानी गलत कथन को राय चुनने के लिए कौन सा कथन गलत है। यह विधेयक बिहार विधानसभा के बजट सत्र 2026 में पारित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। यह कानून लगभग 139 साल पुराने बंगाल, आगरा और असम सिविल कोड अधिनियम 1887 का स्थान लेगा, यानी कि 139 साल बाद ये कानून को चेंज किया गया, ये भी सही है। अब राज्य की सभी सिविल अदालतों पटना उच्च न्यायालय प्रशासनिक नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन कार्य करेंगे, ये बिल्कुल सही है। यह विधेयक राज्य में दीवानी अदालत के ढांचे में पटना उच्च न्यायालय को पदाक्रम में सबसे ऊपर रखता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पदाक्रम में सबसे ऊपर कौन सा हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, न कि पटना हाई कोर्ट हो जाएगा, इसलिए ये गलत है। आइए 138 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के कुल सड़क नेटवर्क में बिहार की हिस्सेदारी 5.5% है, बिल्कुल सही है। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत बिहार में कितनी है, 374 यूनिट हो गई है, ये बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष बेरोजगारी दर केवल 3.3% है, जबकि शहरी क्षेत्र में यह 6.9% है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में क्या है कि लोग खेती करते हैं जिसके वजह से बेरोजगार कम दिखते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में क्या है कि ये खेती वाली बात नहीं है जिसके वजह से यहाँ पर लोग बेरोजगार अधिक देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। राज्य का बकाया एसजीडीपी 37.7% है, यानी कि राज्य में जो ऋण है, बिहार का ऋण है जो एसजीडीपी का 37% है, ये बिल्कुल सही है। लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास में, 3,74,000 करोड़ के आसपास में बिहार पर अभी जीडीपी का ऋण है, जो एसजीडीपी का 37.7% है एसजीडीपी का। इसमें क्या हो जाएगा, चारों का चारों जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। आइए 139 नंबर, नागरिकता संशोधन कानून सीएए के तहत भारत की नागरिकता पाने वाली पहली हिंदू महिला कौन है। ये पहली कौन सी है, दीपाली दास है, ये पहली हिंदू महिला है जिनको सीएए के तहत नागरिकता दिया गया है। हाल ही में खबरों में रहा अराकू कौनी क्या है, अराकू कौनी क्या है, तो अराकू कौनी है जो आदिवासी बाजार आधारित एक खाद्य मेनू है, ये अराकू कौनी इसी को कहा जाता है। तो 140 क्वेश्चन है जो जीएस का था, इसका हम आज डिस्कशन किए हैं, जो इलोटेरिया का पहले सेट का है। 10 क्वेश्चन मैथ का होता है तो उसे हम नहीं लिए हैं, मात्र जीएस का डिस्कशन किए हैं। तो ये पहला सेट इलोटेरिया का है। आप लोग बताइए कि कैसा रहा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए।